Hi everyone, this is Gaurav. So welcome you all in the science and technology section of Glasgow Education. And today's topic of discussion is basically forensic cloning. तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके स्कैनर में कुछ एक्टर और कुछ एक्ट्रेस के मोबाइल्स हैं, ठीक है? तो अब ये जो फॉरेंसिक क्लोनिंग है, ये क्यों की जा रही है? और ये कट कॉपी पेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कैसे डिफरेंट है और फॉरेंसिक क्लोनिंग में होता क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फॉरेंसिक क्लोनिंग में क्या होता है कि जो भी हार्ड ड्राइव होगी, ठीक है, उस हार्ड ड्राइव का पूरा डिजिटल जो डेटा होगा, बिट फॉर बिट कॉपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिट फॉर बिट कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, और पूरा जो भी हार्ड ड्राइव का डेटा होगा वो बेसिकली हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, अगर इसका पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे it is different it is different from it is different from कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग करते हो क्या हो कि अपने लैपटॉप से आपने कुछ फोल्डर्स हैं उनको क्या किया अपनी हार्ड ड्राइव में, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आपने उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, करंट डेटा को कॉपी कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है फॉरेंसिक क्लोनिंग में, क्या होगा कि वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ कॉपिंग। ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ कॉपिंग में क्या है, करंट डेटा का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो भी हार्ड ड्राइव होगी या किसी भी तरीके की हार्ड ड्राइव होगी, उसमें कुछ लेटेंट डेटा होगा, ठीक है। कुछ डेटा कैसा होगा, डिलीटेड डेटा होगा, ठीक। प्लस कुछ डेटा ऐसा होगा कि जो ओवर रिटन डेटा है। तो ये जितने भी अमाउंट का डेटा है, ये सारा फॉरेंसिक क्लोनिंग से रिट्राइव करना पॉसिबल है। ये सारा क्या है, फॉरेंसिक क्लोनिंग से रिट्राइव करना पॉसिबल है। इसीलिए फॉरेंसिक क्लोनिंग को अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है बिट स्ट्रीम बिट स्ट्रीम इमेज। बिट स्ट्रीम इमेज, बिट बेसिकली डिनोट कर रहा है कि जो भी हमारे पास डेटा है, इसको डिजिटल फॉर्मेट में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा की कॉपिंग हो रही है, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इसकी स्पेशलाइज्ड लैब्स होती हैं, ठीक। उन स्पेशलाइज्ड लैब्स में फॉरेंसिक क्लोनिंग की जाती है, ठीक। कुछ स्पेशल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके के होंगे, ठीक। जो भी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में जो पर्सोनल्स काम कर रहे होंगे, तो उनके पास इस तरीके के सॉफ्टवेयर होंगे, तो वहां से वो लोग डेटा को क्या कर रहे होंगे, रिट्राइव कर रहे होंगे। और वो डेटा क्या है, जो डिलीटेड डेटा होगा उसको भी रिट्राइव वो लोग कर लेंगे, ठीक। जो भी लॉ के अंदर चीजें आती हैं, उसके उसी चैनल के अंदर ही, उसी डिमार्केशन के अंदर ही काम किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करिए अभी फॉरेंसिक क्लोनिंग का जो हो रही है मोबाइल की, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इसको यूज किया जाता है, एज अ एविडेंस माना जा सकता है? तो यस, यहां पे अगर देखा जाए, इट इज कंसिडर्ड इट इज कंसिडर्ड अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में इसको कंसिडर किया जा सकता है, और जो भी डेटा आपने रिट्राइव किया है, वो एज अ एविडेंस की तरीके से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में बेसिकली यूज किया जा सकता है, या अगर कुछ डिटेल ऐसी है जो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, तो वहां पे भी फॉरेंसिक क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बट अब ये चीज आती है कि क्या कोई सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जिसमें ये चीज अलाउ की गई है? तो याद रखिएगा, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 65B। याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 65B। ये जो सेक्शन है, ये काफी क्रूशियल सेक्शन है। तो सेक्शन 65B, ये हमारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सर्टिफिकेट के अंडर आता है, ठीक है। तो ये इस सेक्शन के माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, अगर हमें उसको प्रेजेंट करना है कोर्ट ऑफ
लॉ में, ठीक है, अगेंस्ट अ इंडिविजुअल, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव को रिट्राइव कर रहे हो उससे डेटा, तो आपको ये आईटी एक्ट ये भी कहता है कि जो भी चीज करिए आप वो इस तरीके से करिए ना, पर्टिकुलर मैनर करिए जिससे कुछ भी टेम्पर्ड ना हो, ठीक है। टेम्परिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिए, नो टेम्परिंग इज अलाउड, कि डेटा में कुछ चेंजेस या टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है, ठीक। तो अब आज के समय पे अगर देखा जाए तो ये फॉरेंसिक क्लोनिंग क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन टूल हो गया है, ठीक। अब कैसे चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा एज ए इंडिविजुअल अगर हमको अपना डेटा सेव करना है, तो अगर आप मोबाइल फोन ही बेसिकली देखा जाए, तो आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, जब भी आप कभी अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर रहे हो, तो याद रखिए कोशिश यही करिए कि फैक्ट्री रीसेट करिए उसका, ठीक है, फैक्ट्री रीसेटिंग करिए, ठीक। और जो भी डेटा आप रखते हो कोशिश करो वो किस तरीके से रखो, आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखो। इनक्रिप्टेड फॉर्म में जैसे अगर आप देखो एमएस वर्ड की कोई फाइल है, ठीक है, उसमें आप क्या लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। कोई पीडीएफ फाइल है उसमें क्या लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। जो भी फोटोज आपके सिस्टम में है उन फोटोज को क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में लगा रख के वहां पे भी आप पासवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होंगे, इमेज भी आपकी क्या हो जाएंगी, इनक्रिप्टेड फॉर्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप फैक्ट्री रीसेटिंग करिए। फैक्ट्री रीसेटिंग में क्या होता है, आमतौर के जो अभी प्रेजेंटली जितने भी फोन्स आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, फैक्ट्री रीसेटिंग करोगे तो आपका पूरा डेटा क्या हो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ फाइल्स कुछ फोल्डर्स हैं आपके ऐसे, तो आप उनमें पासवर्ड लगा के रखिए, ठीक है। पासवर्ड लगा के अगर आप रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस तरीके के क्लोनिंग मैकेनिज्म में आप आते हो, तब आपका डेटा रिट्राइव करने में डिफिकल्टीज होंगी। बट कुछ कॉस्टली फोन्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें एप्पल के फोन्स हैं, ठीक, एप्पल्स के हैं, ठीक। इसी तरीके के अगर आप देखें ब्लैकबेरी के, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काफी कॉस्टली फोन्स हैं और इनमें इस तरीके के फीचर्स रहते हैं कि इनसे डेटा को रिट्राइव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो डेटा रिकवरी, नो डेटा रिकवरी इज पॉसिबल, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉरेंसिक क्लोनिंग बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके के फोन्स में, ठीक। बट अगर आप मोस्ट प्रोबेबली जितने फोन्स अगर आप चाइना के फोन्स देख रहे होगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगे कि इनके फोन्स में क्या है कि डेटा को रिकवर करना बहुत ही आसान है। अगर आपने सपोज करिए एक्सचेंज में कोई फोन क्या किया, रिप्लेस करने की कोशिश की, तो चाहा जाए अगर और उसमें आपने इस तरीके से फाइल्स को डिलीट किया था जो कि इनक्रिप्टेड नहीं थी, तो उनको रिट्राइव करना बहुत ही आसान है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे और उन सॉफ्टवेयर से डेटा को पूरा रिट्राइव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने देखिए आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बताया, ठीक है। तो ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं और जान लेते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारी है क्या। तो देखिए जो ये एनसीबी है, ठीक, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूं फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक। तो सपोज करिए ये जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1986 में, ठीक है। एनसीबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986 अंडर दी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक। ये एक एक्ट था जो कि 1985 में पारित हुआ था। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर एनसीबी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। और याद रखिए एनसीबी जो है ये बेसिकली ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफी क्योंकि काफी न्यूज में है, इसका मतलब पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक। और जो भी आप देखते होंगे जो भी नेशनल पॉलिसीज बनती हैं, नेशनल पॉलिसीज बनती हैं जो कि बेसिकली रिलेट करती है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, वो बेसिकली
उनकी डिपेंडेंसी क्या है हमारे संविधान में, आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या करता है, इट डायरेक्ट्स दी स्टेट्स, ठीक, इट डायरेक्ट्स दी स्टेट कि जो भी हमारे पास, जो भी इस तरीके के हमारे पास ड्रग्स हैं तो वो बेसिकली पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है, और अगर उनका यूज होता है, ठीक है, अगर उनका यूज होता है तो यूज किस लिए हो, बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ intoxicating ड्रग्स, ठीक, विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। और अगर यूज हो रहा है तो यूज कैन बी फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस। ये एक एनसीबी का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसमें मैंने एक और वर्डिंग यूज की है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी कभी कभी, क्योंकि लगातार अभी न्यूज में पिछले कुछ दिनों से इसका भी हमारा नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये क्या एक मल्टी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1 मई 1956 में ही यहां पे ओरिजिन हो चुकी थी डायरेक्टरेट की, ठीक है। और इसको उस समय एक इन्फोर्समेंट यूनिट की तरीके से कंसीडर किया जाता था, ठीक है। और उस समय ये जो इन्फोर्समेंट यूनिट थी ये आती थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब 1957 का जब ईयर आया, उसके एक साल बाद क्या हुआ कि इसको रीनेम किया गया, जो इन्फोर्समेंट यूनिट थी इसको रीनेम किया गया और इसका नाम क्या हो गया, ईडी। ईडी बेसिकली क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और अब इसके पास क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो इसका था डायरेक्टरेट का, उसको क्या किया गया, इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन है इसका, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर आता है। अब इस ईडी के अगर दो रोल देखे जाएं, प्रेजेंटली अगर देखे जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल्स हैं इसके। जहां भी आप देखेंगे इस तरीके के दो नाम अगर आपको सुनाई दे, एक हमारा क्या है, फेमा, FEMA, और दूसरा क्या है हमारा, PMLA, ठीक है। अब देखिए ये फेमा और PMLA क्या है, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ इनकी, आपको बस खाली मैं फुल फॉर्म बता दूंगा तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा। फेमा इज बेसिकली व्हाट, it is basically foreign exchange management act, it is foreign exchange management act, and PMLA is basically prevention of money laundering act। ये जो आया था 2002 में आया था, और ये जो आया है 1999 में आया। याद रखिएगा, जो फेमा है बेसिकली इट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और PMLA जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, ठीक। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, अभी FEOA इस तरीके की टर्मिनोलॉजी न्यूज में थी, ठीक। मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में बताइएगा, पिछले 1-2 साल से ये न्यूज में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताइएगा कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। सो फॉरेंसिक क्लोनिंग के बारे में हमने जाना, ईडी के बारे में जाना, एनसीबी के बारे में जाना, और कुछ अगर फैक्ट्स रह जाते हैं अभी प्रेजेंटली इस लेक्चर में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हम लोग साथ। So God bless you all. Thanks for watching, and please do subscribe Classgo Education online YouTube learning channel.